हेलो फ्रेंड्स, उस्कीवा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग। ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी आपकी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, बट नाउ वेलकम बैक, एवरीथिंग इज़ गुड। सो बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को जाना था। कुछ बेसिक्स पॉइंट्स और रह गए हैं, आज उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है आरोही एवं अवरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। यानी कि यदि हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हों तो उनको बढ़ती क्रम में रखना। बढ़ता क्रम यानी कि बॉटम से टॉप की ओर चलना। अर्थात यदि हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हों तो उनमें जो सबसे छोटी संख्या है उसे हम पहले स्थान पर रखेंगे, फिर उससे ठीक बड़ी संख्या को दूसरे स्थान पर, फिर उससे ठीक बड़ी संख्या को तीसरे स्थान पर, फिर उससे ठीक बड़ी संख्या को चौथे स्थान पर। ऐसे ही यदि हम संख्याओं को एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमारे पास जो क्रम होगा वो आरोही क्रम होगा या असेंडिंग ऑर्डर होगा। उदाहरण के लिए माना हमारे पास चार संख्याएं हैं जो कि हैं 8,899, 9,712, 8,713 व 1,819। इन्हें हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए हम इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है उसे हम पहले स्थान पर रखेंगे, जो कि है 1,819। तो उसे हम पहले स्थान पर रखेंगे। दूसरे स्थान पर देखेंगे जो इससे जस्ट बड़ी संख्या है जो कि है 8,713, तो उसे हम दूसरे स्थान पर रखेंगे। फिर इससे ठीक बड़ी संख्या जो कि 8,899, उसे हम तीसरे स्थान पर रखेंगे। फिर उससे ठीक जो बड़ी संख्या है उसे हम, जो चौथी संख्या है वो सबसे बड़ी है, वो है 9,712, उसे रखेंगे। तो हमारे पास ये जो क्रम आया है वह जो है वह आरोही क्रम कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है, और या फिर असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है इंग्लिश में। अगला जो पॉइंट है वो है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। यानी हमारे पास यदि कुछ संख्याएं दी हुई हो तो उनके घटते क्रम में लिखें उनको हम, तो हमारा जो क्रम होगा वो अवरोही क्रम होगा। घटता हुआ क्रम यानी कि टॉप से बॉटम की ओर आना। यानी यदि हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हों तो उनमें जो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे ठीक छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे ठीक छोटी संख्या को लिखेंगे। इसी प्रकार से हम जो संख्याओं का क्रम बनाएंगे तो हमारे पास जो क्रम आएगा वह जो है अवरोही क्रम कहलाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर हम पिछली संख्याओं का ही उदाहरण लेते हैं, तो इन्हें हम यदि अवरोही क्रम में हमें रखना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना हो, तो हम सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है उसे हम पहले स्थान पर रखेंगे, जो कि है 9,712, तो उसे हम पहले स्थान पर रखेंगे। उसके बाद इससे ठीक छोटी संख्या जो कि 8,899, उसे हम रखेंगे। फिर उससे ठीक छोटी संख्या जो कि 8,713, उसे हम रखेंगे। फिर अगली जो सबसे छोटी संख्या है जो है 1,819, उसे हम चौथे अंतिम स्थान पर रखेंगे। तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वह अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है जातीय मान, फेस वैल्यू एवं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। जातीय मान, जातीय मान किसी भी अंक का वह अंक स्वयं होता है, चाहे वह किसी स्थान पर हो। मतलब किसी भी यदि हमें नंबर की फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो वो नंबर ही जो है उसकी फेस वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें 5 की फेस वैल्यू चाहिए, 5 का जातीय मान चाहिए, तो 5 ही होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी गई है 35,409, तो इसमें जो 9 का जातीय मान होगा, 9 की जो फेस वैल्यू होगी वो 9 ही होगी। 0 की जो फेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू जो होगी 0 की, वह 0 ही होगी। 4 की जो फेस वैल्यू होगी वह 4 ही होगी। 5 का जो जातीय मान होगा वो 5 ही होगा। 3 का जो जातीय मान होगा 3 ही होगा। तो जातीय मान में आपको कोई डाउट नहीं होगा।
जातीय मान जो है किसी भी नंबर का, वह नंबर खुद ही होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ध्यान देने योग्य है, प्लेस वैल्यू, अस्थानीय मान। अस्थानीय मान किसी भी अंक का वह मान होता है जिस स्थान पर उस अंक को लिखा जाता है। यानी कि यदि हम स्थान बदलेंगे तो नंबर का जो प्लेस वैल्यू है वो भी बदल जाएगा। जैसे कि हम एक नॉर्मल 20 रुपए की बॉटल हम एक कैफ़े से ख़रीदते हैं तो हमें 50 रुपए के अराउंड चार्ज लगता है। बट यही बॉटल जो हम एक 5 स्टार होटल से ख़रीदें तो उसके जो चार्ज होंगे वो अराउंड 200 या 300 लगेंगे। यानी कि जगह बदलने पर जो वस्तु है उसकी प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक उसी प्रकार प्लेस वैल्यू में उदाहरण से हम समझते हैं इसे। सपोज हमारे पास एक संख्या दी गई है 13,705। इसमें जो 7 का स्थानीय मान, 7 की प्लेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 7 की जो प्लेस वैल्यू जो होगी वो होगी 7 इंटू, अब हम देखेंगे 7 जो है कौन से स्थान पर है। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि संख्याओं को हम कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, या फिर इंग्लिश में यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s हमने पढ़ा था। तो 7 जो है वो सैकड़ा यानी कि 100 के स्थान पर है। तो 7 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 700, जो कि इस नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू को बताता है, प्लेस वैल्यू को दर्शाता है, अर्थात स्थानीय मान को दर्शाता है। यदि सपोज हमारे पास जो संख्या होती वो होती 73,705, तो इस जो 7 की जो प्लेस वैल्यू होती है, इस 7 की जो स्थानीय मान होता है इस 7 का, वो होता है 7 इंटू, अब 7 जो है चूँकि 10,000 के प्लेस पर है तो 7 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास जो वैल्यू आती वो आती 70,000, जो कि 7 की प्लेस वैल्यू होती। इस 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 70,000 होगी और इस 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 700 होगी। तो ये जो है डिफरेंस है, यानी कि जगह बदलने पर जो प्लेस वैल्यू है नंबर्स की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उम्मीद है आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर स्पष्ट होगा। अब हम प्लेस वैल्यू और नीचे उदाहरण में भी हम देख सकते हैं, जो अगली संख्या दी गई है 4,31,952, उसमें 5 का स्थानीय मान जो है वो है 5 गुणे 10 यानी कि 50। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 10 दहाई के स्थान पर है, इसीलिए 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो अगला पॉइंट है, हमने पिछली क्लास में भी कुछ चार्ट्स डिस्कस किए थे, नेशनल नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो उसके अबाउट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं हमें बेसिकली पता है कि जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसमें और नेशनल नंबर सिस्टम में बेसिकली ये डिफरेंस है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है और 100 करोड़ को 1 बिलियन कहा जाता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 लाख को 1 मिलियन तथा 100 करोड़ को 1 बिलियन कहा जाता है। तो आप चार्ट्स चाहे तो देख सकते हैं। वैसे हम पिछली क्लास में भी इस चार्ट्स के अबाउट डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में जो दी गई संख्या है उसमें हमें इस 4 की जो है प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान जो हमें फाइंड आउट करना है। तो 4 का जो स्थानीय मान होगा 4 इंटू, अब हम देखेंगे 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कौन से स्थान पर है। तो 4 जो है चूँकि 10 लाख के स्थान पर है तो 4 को हम 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है आंसर आएगा वो 40 लाख होगा। राष्ट्रीय संख्या पद्धति में जो स्थानीय मान होगा 4 का वो 40 लाख होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में जो 4 का स्थानीय मान होगा वो 4 मिलियन होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगला जो नंबर है उसमें 4 की जो हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चूँकि 10,000 के प्लेस पर है तो 4 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40,000, जो कि नंबर में 4 की प्लेस वैल्यू बताती है।
अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि यदि हमारे पास कुछ नंबर्स दी हुई हों, कुछ नंबर्स दिए गए हों, तो उनमें हम उन नंबर्स को लेकर के हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएं। तो छोटी संख्या बनाने के लिए यदि हमारे पास कुछ नंबर्स दी गई हैं तो उनमें हम उनको उस नंबर्स का उपयोग करके हम जो सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें अंकों को बढ़ते क्रम में लिखना होगा। जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं उनको हमें बढ़ते क्रम में लिखना होगा। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि सबसे बाईं तरफ यानी कि पहला अंक जो है वह जीरो नहीं होना चाहिए, वह शून्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि यदि किसी भी नंबर्स के लेफ्ट में हम ज़ीरो लगाते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती, बट जीरो को राइट में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। तो सबसे पहला जो अंक है वह शून्य नहीं होना चाहिए। यदि हम पहला अंक शून्य कर देंगे तो हमारे पास एक जो नंबर है वो एक डिजिट पहले ही कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? उदाहरण से हम समझते हैं कि सपोज हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं 0, 7, 4, 6 एंड 9। इनका यूज़ करके हमें इन 5 अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो हम पहले स्थान पर 0 को नहीं रखेंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो पहला 0 को नहीं रखेंगे तो अगली जो सबसे छोटी संख्या होगी, चूँकि हमें संख्याओं को बढ़ती क्रम में लिखना है, तो अगली जो सबसे छोटी संख्या है वो है 4, तो हम 4 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो संख्या होगी वो अब हम 0 लिखेंगे। जो अगली संख्या होगी वो 0 लिखेंगे। अब बाकी की संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है वो है 6, तो उसे हम लिखेंगे। फिर बाकी की संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है वो है 7, उसे लिखेंगे। फिर शेष बची संख्या जो कि 9 बची है तो हम लिखेंगे। तो हमारे पास जो नंबर्स आएगा 40,679, वो जो है इन 5 अंकों का उपयोग करके बनाई गई सबसे छोटी संख्या होगी। इसी प्रकार हमें यदि बड़ी संख्या बनानी है, यदि दिए गए नंबर से हमें बड़ी संख्या बनानी है तो हम संख्याओं को घटते क्रम में लिखेंगे। उदाहरण के लिए यदि सपोज हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं 5, 3, 9, 0 एंड 6, इनका उपयोग करके हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम संख्याओं को घटते क्रम में लिखेंगे। अर्थात सबसे पहले हम दिए गए नंबर्स में जो सबसे बड़ी संख्या है उसे लिखेंगे यानी कि 9। फिर उसके बाद उससे जस्ट छोटी संख्या जो कि है 6, तो उसे लिखेंगे। फिर उससे जस्ट छोटी संख्या यानी कि 5, फिर उसे लिखेंगे। फिर उससे जस्ट छोटी संख्या जो कि है 3, उसे लिखेंगे। फिर जो है 0 जो सबसे छोटी संख्या है उसे लिखेंगे। तो हमारे पास जो संख्या बनेगी 96,530, जो कि इन 5 अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या को दर्शाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट है वो है दशमलवीय स्थानीय मान, डेसिमल प्लेस वैल्यू। अभी हमने प्लेस वैल्यू के अबाउट डिस्कस किया, लेकिन हमें पता है नंबर्स जो है वो पॉइंट्स में भी होते हैं, दशमलव में भी होते हैं। तो दशमलवीय स्थानीय मान क्या होता है उसके अबाउट हम डिस्कस कर लेते हैं। दशमलव वाली संख्याओं में जो दशमलव के बाद वाली संख्याओं को अंकों के अनुसार ही पढ़ा जाता है। मतलब ये कि ये जो हमारे पास जो नीचे संख्या दी गई है उसे हम पढ़ेंगे कैसे? उसे हम पढ़ेंगे 352.971, 352.971। इसे हम ऐसे नहीं पढ़ सकते 352.971, ऐसे नहीं पढ़ सकते। इसे हम पढ़ेंगे 352.971। दशमलव के बाद वाले अंक, जो दशमलव के बाद वाले अंक हैं, उनको हम बाईं से दाईं ओर क्रमशः बाईं से दाईं ओर पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है हम चूँकि प्लेस वैल्यू हमने पढ़ा है, जो होल नंबर पार्ट्स हैं उनमें हमने पढ़ा है इकाई यानी कि यूनिट, दहाई यानी कि 10 और 100 यानी कि सैकड़ा। हम ऐसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। बट दशमलव के बाद वाले अंक जो है हम बाईं से दाईं तरफ पढ़ते हैं, लेकिन जो पहला अंक है वो 10वां होता है, 10वां हिस्सा होता है, 10th हिस्सा होता है। और जो अगला अंक है वो 100वां हिस्सा होता है, अगला जो है 1000वां हिस्सा होता है। यहाँ दशमलव के बाद वाला पार्ट जो है वो इकाई से शुरू नहीं होता, 10वां हिस्सा होता है, 10वां, 10th। उदाहरण से हम समझेंगे। डेसिमल जो प्लेस वैल्यू है, जो डेसिमल के डिजिट होते हैं उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो पार्ट होता है वो होल नंबर पार्ट,
जो पॉइंट्स के लेफ्ट में होता है, पॉइंट से पहले जो पार्ट आता है वो होता है होल नंबर पार्ट, और पॉइंट्स के बाद वाला की यानी जो राइट में होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। अब हम समझ लेते हैं कि हमने लास्ट प्लेस वैल्यू में ही डिस्कस किया था कि जो पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर्स हैं वो होंगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन सब के स्थान पर होगी, यानी कि वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। बट पॉइंट के जो राइट में नंबर्स होंगी उनको हम स्टार्ट करेंगे टेंस, THS लग जाएगा टेंस, यानी कि 10वां हिस्सा, और जो अगला हिस्सा होगा वो होगा हंड्रेड्स, यानी कि 100वां हिस्सा, और जो अगला होगा वो 1000वां हिस्सा, फिर अगला यदि कोई नंबर है तो वो होगा 10,000वां हिस्सा। ठीक है, उदाहरण से हम समझते हैं कि यदि हमारे पास पॉइंट्स में नंबर दिए गए हैं तो उनकी हम प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज हमारे पास नंबर दी गई है 12.541, इसमें हमें 2 और 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 और 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 2 चूँकि होल नंबर पार्ट्स का पार्ट है, होल नंबर पार्ट्स का हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो यूनिट यानी कि इकाई के स्थान पर है, तो हमारे पास जो नंबर आएगी 2, तो 2 जो है वह इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और यदि हम इस 1 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते तो 1 को हम मल्टीप्लाई करते 10 से। क्यों? क्योंकि 1 जो है वह दहाई यानी कि टेंथ के स्थान पर है, टेंथ के स्थान पर है, तो 1 की जो प्लेस वैल्यू होती वो होती 10। परंतु अब जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो डेसिमल पार्ट है, नंबर्स का जो डेसिमल पार्ट है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमें 5 की यदि प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि पॉइंट के बाद जस्ट बाद पहला नंबर जो है 5 है, तो 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें 5 की प्लेस वैल्यू जो होगी 5 इंटू 1/10, 10वां हिस्सा होता है 1/10। 5 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 5 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/10, जो कि पॉइंट्स के जस्ट बाद वाली नंबर्स की प्लेस वैल्यू यानी कि 5 की प्लेस वैल्यू होगी। अब यदि हमें 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो 4 की प्लेस वैल्यू जो होती 4 इंटू 1/100, 1/100, 100वां हिस्सा, यानी कि 4/100 जो होती वो प्लेस वैल्यू होती 4 की। और यदि हमें 1 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो वो होती 1 इंटू 1/1000, यानी कि 1/1000। होपफुली आपको ये टॉपिक पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले डिविजिबिलिटी समझते हैं। सपोज यदि हमारे पास नंबर है 20, उसे हम 4 से यदि डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो बचता है वो 0 होता है, 0 बचता है, क्योंकि 4 5 20। तो यदि हम किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं और हमारे पास शेषफल यदि शेष जो है वो 0 बचता है, तो हम कहते हैं जो संख्या जो है वह पूर्णतः विभाजित है दी गई संख्या से, यानी कि 20 जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। बट यही यदि हम 22 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेष जो है वो 2 बचता है, तो हम कहते हैं कि 22 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब यदि ये तो छोटी संख्याएं हैं, बट यदि हमारे पास कुछ संख्या दी गई हो, जैसे सपोज 5349, और हमें बताना हो कि क्या दी गई संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है या नहीं, तो यदि हम इसे डिवाइड करने जाएं तो हमारे पास बहुत टाइम लगेगा। तो समय की बचत के लिए जो कुछ रूल्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, 3 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, और हमारा समय भी बच जाएगा। कुछ रूल्स है, हम यहाँ पर रूल्स भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ में उसका प्रूफ भी देखेंगे कि हम ऐसा करते क्यों हैं। तो पहली जो संख्या है वो है 2। 2 का नियम हम पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले 2 का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 2 से भाज्य होगी यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, यदि यूनिट का डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई एक हो। तो आसान से बात है, जैसे उदाहरण से हम देखते हैं। उदाहरण में हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं 5690, इसमें जो इकाई का अंक है वो 0, तो 0 जो है हमारे पास रूल में है, तो यह नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। अगली संख्या का जो इकाई अंक है वो है 2, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगली संख्या का इकाई अंक जो है वो 4, वही कम्प्लीटली डिविजिबल है।
अगली संख्या का 6, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, और अगली संख्या में जो है वो 8 है, वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हम चूंकि इकाई का अंक ही क्यों देखते हैं, तो हम इसका प्रूफ समझ लेते हैं कि हम इकाई का अंक क्यों देखते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास संख्या जो है वो है 9834। अब हमें ये ज्ञात करना है कि क्या ये संख्या 2 से भाज्य है, 2 से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं। तो रूल के अकॉर्डिंग जो संख्या का इकाई का अंक है वो है 4। 4 जो है वो 2 से विभाज्य, अतः दी गई संख्या जो है वो 2 से पूर्णतः विभाज्य। अब हम इसे हम प्रूफ चेक करते हैं कि हम इकाई का अंक ही क्यों लेते हैं। दी गई संख्या की हम प्लेस वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 की प्लेस वैल्यू जो होगी 4 × 1, क्योंकि 4 जो है वो यूनिट के स्थान पर यानी कि इकाई के स्थान पर है। 3 जो है वो दहाई के स्थान पर है, तो 3 को 10 से गुणा करेंगे, और 8 को जो है 100 से गुणा करेंगे, और 9 को जो है 1000 से गुणा करेंगे। तो इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो दी गई संख्या है 9834, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सबका जोड़ ही तो है ये, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस संख्या का जो ये रूप है इसको हम एक्सपेंड फॉर्म कहते हैं। एक्सपेंडेंट फॉर्म जो नंबर्स है इसका ये एक्सपेंड फॉर्म है, यानी कि विस्तारित रूप है। दी गई संख्या का क्या है, विस्तारित रूप है। अब इस संख्या को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 9000 को 9 × 1000, 800 को 8 × 100, 30 को 3 × 10, 4 को 4 × 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम ये जो नंबर्स हैं 9 को हम मान लेते हैं कि ए है, 8 को हम बी मान लेते हैं, 3 को हम सी मान लेते हैं, और 4 को हम डी मान लेते हैं सपोज। तो हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 1000 है, चूँकि ए की वैल्यू हमने 9 मान ली, 100 बी, चूँकि बी की वैल्यू हमने 8 मान ली, 10 सी की वैल्यू हमने 3 मानी है, और प्लस डी यानी कि डी की वैल्यू जो हमने 4 ली है। अब हमें चूंकि 2 से डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट करना है, तो हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1000 जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 500 टाइम में, 100 जो है वो 50 टाइम में कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 10 जो है वो 5 टाइम में कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बट डी हमें नहीं पता है कि क्या है। हमने यहाँ पर 4 लिया है, बट डी कुछ भी हो सकता है, यानी कि बाकी के जो नंबर्स हैं वो 2 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गए, बट जो लास्ट डिजिट है यानी कि डी, वो हमें नहीं पता है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। लास्ट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, जो इकाई का अंक है वो हमें नहीं पता है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। अर्थात यदि हमें केवल इकाई का अंक पता चल जाए कि वो डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि बाकी के जो नंबर्स हैं वो तो डिविजिबल हो रहे हैं, तो यदि हमें केवल इकाई का अंक पता चल जाए कि वह 2 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो हम पूरी संख्या को बता सकते हैं कि वह 2 से विभाज्य होगी या नहीं। तो हमें इकाई का अंक जो कि 0 to 9 के 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं उनमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं जो हैं वो 2 से विभाज्य हैं। तो 2 से जो विभाज्य संख्याएं हैं वो है 0, 2, 4, 6, 8। तो यदि यूनिट के स्थान पर यानी कि इकाई के स्थान पर यदि इन संख्याओं में से कोई संख्या है 0, 2, 4, 6 या 8, तो हम कहेंगे जो संख्या है वह 2 से पूर्णतः विभाज्य है। उदाहरण पर यदि मान लीजिए हमारे पास संख्या दी गई है 8978, तो ये जो संख्या है वह 2 से पूर्णतः विभाज्य है, क्योंकि इकाई का अंक जो है वो 8 है। यदि हमारे पास संख्या दी गई है 3825, तो चूंकि यहाँ पर इकाई का अंक जो है वो 5 है, जो 2 से विभाज्य नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि संख्या जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम समझते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। कौन कौन सी संख्याएं 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगी, कौन कौन सी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी या नहीं होंगी। तो 3 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, यदि जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग करें तो जो आए वह 3 से विभाज्य हो। उदाहरण से हम समझते हैं कि सपोज हमारे पास नंबर दी गई है 4923, तो 4923 में इनकी अंकों को हम जोड़ें
4 + 9 + 2 + 3, तो हमें जो है 18 प्राप्त होता है। तो 18 जो है वह 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है 6 टाइम। तो हम कहेंगे कि जो संख्या दी गई है 4923 वह 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक उसी प्रकार अगली जो संख्या है 3696, इनको हम जोड़ें तो जो संख्या प्राप्त होगी 3 + 6 + 9 + 6, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 24। तो 24 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 8 टाइम्स में हमें रिमाइंडर यानी कि शेष जो है वो 0 मिलता है। अतः हम कहेंगे कि जो दी गई संख्या है वह 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि हम संख्याओं को, अंकों का योग क्यों करते हैं, हम उसे समझते हैं। माना हमारे पास जो संख्या हम 4923 है उसे हमें चेक करना है कि यह 3 से विभाजित है या नहीं। तो इसको हम विस्तारित रूप यानी कि एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जो दी गई संख्या है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4923 को हम 4000 - 900 + 20 + 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 1000 + 9 × 100 + 2 × 10 + 3 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि जो 4 है उसे हम ए मान लेते हैं, 9 को हम बी मान लेते हैं, 2 को हम सी मान लेते हैं और 3 को हम डी मान लेते हैं। तो हम इस संख्या को 1000 + 100 + 10 + डी ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि हमें 3 से डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट करनी है, 3 से विभाज्यता का नियम प्राप्त करना है, जानना है, तो हम इस संख्या को 3 से विभाजित करके देखेंगे। तो चूंकि 1000 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, क्योंकि हम 1000 को यदि हम 3 से डिवाइड करना चाहें, 3 से हम डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वह जो है वो 1 प्राप्त होगा, यानी कि 0 रिमाइंडर नहीं प्राप्त होगा। अतः जो 1000 है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगी। तो जो 1000 है हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 999 - 1, 100 को हम 99 - 1 से लिख सकते हैं, 10 को हम 9 - 1 लिख सकते हैं और डी को हम डी ही रहने देते हैं। अब जो है हम ए को 999 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ये प्राप्त होगा 999 ए + ए। बी को हम 99 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 99 बी + बी। सी को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 9C + सी और डी चूँकि है ही। अब जो 999, 99 और 9, ये जो संख्या है हम इनको एक पास लिख लेते हैं, और बाकी जो संख्या है ए + बी + सी + डी इनको हम अलग लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं जो 3 से डिवाइड हम करेंगे, तो 3 से ये संख्या है तो 0 3 3 3 333 बार में 999 डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली 3 से। 99 भी डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 33 बार में। 9 भी जो है 3 टाइम में कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन जो बाकी संख्याएं हैं a + b + c + d, ये जो संख्या है वो क्या है वो हमें नहीं पता। तो हमें डी जो है चूँकि यूनिट यानी कि इकाई को प्रदर्शित कर रहा है, सी जो है वो दहाई को प्रदर्शित कर रहा है, बी जो है वो सैकड़े के स्थान को प्रदर्शित कर रहा है, ए जो है वो हज़ार के स्थान को प्रदर्शित कर रहा है। तो अर्थात हमें क्या करना है कि जो दी गई संख्याएं हैं उनको हमें जोड़ना है। तो हमें जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी केवल हमें वही चेक करना है कि क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। यदि अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो संख्या जो है वो 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और यदि जो योग जो होता है, संख्याओं का योग जो होता है अंकों का, वह जो है डिविजिबल नहीं है, तो संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगी। उदाहरण के लिए यदि हम देखें 343, अब हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसको हम जोड़ें, इसके अंकों को जोड़ें 3 + 4 + 3, तो हमें जो आंसर होगा वो होगा 10। तो 10 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अतः जो दी गई संख्या है 343 वह 3 से डिविजिबल नहीं होगी, 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगी। सपोज यही जो संख्या होती वो होती 345।
तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है नहीं। तो हम इसके नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी कि 3 + 4 + 5, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होती है 12। तो 12 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हम कहेंगे जो संख्या है 345 वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला जो नंबर है वो है 4। 4 से हम डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट करते हैं कि 4 से जो है वो विभाज्यता का नियम क्या होगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। यदि यूनिट एंड टेंस यानी कि इकाई व दहाई के अंक से जो बनी संख्या है वो यदि 4 से विभाजित होती है, 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो जो संख्या दी हुई है वह 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जो पहली संख्या है वो है 728। तो 728 में इकाई व दहाई के अंक से बनी जो संख्या है वो है 28। तो 28 जो है वो 4 से क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। 7 टाइम में कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हम कहेंगे जो संख्या दी गई है 728 वह 4 से पूर्णतः विभाजित है। अगली जो संख्या है वो है 4932। 4932 में इकाई व दहाई से बनी जो संख्या है वो है 32। 32 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः जो दी गई संख्या है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य है। अगली जो संख्या है वो है 5416। 5416 में जो इकाई व दहाई से बनी संख्या है वो है 16। 16 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः जो संख्या है 5416 वह भी 4 से पूर्णतः विभाज्य है। अब 4 के नियम में हम इकाई व दहाई के अंक को क्यों देखते हैं, इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या को हम क्यों देखते हैं, हम उसका प्रूफ देख लेते हैं। उदाहरण के लिए माना हमारे पास जो संख्या है 4932, इसे हमें ये चेक करना है कि यह संख्या जो है वो 4 से विभाजित है या नहीं। चूँकि रूल के अकॉर्डिंग इकाई व दहाई यूनिट एंड टेंस के से बनी जो संख्या है वो है 32, और 32 जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि जो नंबर है 4932 वह जो है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हम इस संख्या को, चूँकि प्रूफ के लिए, अब हम इस संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। एक्सपेंड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1000 + 9 × 100 + 3 × 10 + 2 × 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब मानते हैं कि 4 को हम ए मान लेते हैं, 9 को बी मान लेते हैं, 3 को सी मान लेते हैं और डी को 2 मान लेते हैं। क्योंकि ए बी सी डी जो है, डी जो है वो इकाई के अंक को प्रेजेंट कर रहा है, सी जो है वो दहाई के अंक को प्रेजेंट कर रहा है, बी जो है वो सैकड़े के स्थान पर जो कि 9 है उसको प्रेजेंट कर रहा है, ए जो है वो 1000 के स्थान पर जो कि 4 है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चूंकि हमने ए को 4 मान लिया, बी को 9 मान लिया, सी को 3 मान लिया और डी को 2 मान लिया है, तो हमारे पास जो नंबर होगी वो क्या हो जाएगी 1000A + 100B + 10C + D। 1000A + 100B + 10C + D। अब चूंकि हमें 4 से डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट करनी है, तो इस नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करने पर 1000 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 4 से, 100 भी जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 4 से, बट 10 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 10 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और डी चूँकि हमें पता नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते जो है डी डिविजिबल होगा या नहीं। यानी कि 10C + D ये जो दो नंबर्स हैं वो जो है 4 से डिविजिबल होंगे या नहीं ये हमें नहीं पता है। 10C + D को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि 10 से C को इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि यह दहाई के स्थान पर है, तो हम 10C + D को हम C × D लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि C और D जो है वह क्या है, इकाई व दहाई से बनी संख्या को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि D जो है वो इकाई के स्थान पर बनी जो संख्या थी 2 उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, C जो है वो 3 वो दहाई के स्थान पर बनी जो संख्या है उसे रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अतः हमारे पास उत्तर में जो मिला है वह क्या मिला है, C और D यानी कि इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या। सेसफल में इकाई व दहाई के अंक आते हैं। तो अब यदि जो हमने संख्या ली थी वो थी 4932, और C की जगह पर जो हम 3 रखें और D की जगह पर 2 रखें जो कि 32 बनता है, तो 32 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः दी गई संख्या जो है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य है। उदाहरण के लिए मान लें कि हमारे पास जो संख्या है वो है 5324।
तो अब हम जो है यूनिट एंड टेंस यानी कि इकाई व दहाई से बनी संख्या देखेंगे, जो कि है 24। 24 है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः दी गई जो संख्या है 5324 वह 4 से पूर्णतः विभाज्य है। यदि एक और उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए संख्या दी हुई है 7435 और हमें ये चेक करना है कि यह जो है 4 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। तो 4 से पूर्णतः विभाज्य के लिए हम देखेंगे कि इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या जो कि 35 35 जो है वह 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो दी गई जो संख्या है 7435 वह 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। उम्मीद है कि आपको विभाज्यता का नियम जो है वो समझ आ रहा होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इसके आगे की जो संख्याएं हैं 5 6 7 8 9 10 उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास में हम वैदिक मैथ्स के भी रूल्स को पढ़ेंगे। वैदिक गणित ने इसके जो विभाज्यता के नियम है इस पर बहुत अच्छा वर्क किया है, हम उसको डिस्कस करेंगे। यदि उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं दे दी गई, कुछ बड़ी संख्याएं दी गई हों और हमें ये फाइंड आउट करना हो कि क्या ये संख्या जो है वो 31 से डिविजिबल है या नहीं, 49 से डिविजिबल है या नहीं, 21 से डिविजिबल है या नहीं, तो इन सबके रूल को याद रखना बहुत कठिन हो जाएगा। तो वैदिक मैथ ने इस पर बहुत अच्छा वर्क किया है, हम अगली क्लास में उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।